हेलो दोस्तों। तो ये मैथ की प्रैक्टिस की 11वां क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी लोग इस सेशन में इंटर कर रहे होंगे, ज्वाइन कर रहे होंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा इस पूरे सेशन की सीरीज़ में और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हर एक वीडियो में दावा करता हूं कि मेरा चैनल दूसरों चैनल की अपेक्षा कुछ खास है और मैं जो कंटेंट लाता हूं वो भी दोस्तों कुछ खास है, क्योंकि सारे के सारे कंटेंट मेरे कॉन्सेप्चुअल डाटा पे बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दोस्तों कहते हैं ना कि हम स्टूडेंट हैं जनाब, हमारी सालों की मेहनत घंटों में देखी जाती है। तो बस आप यूँ ही कंटिन्यूसली पढ़ते रहिए और देखते रहिए राहुल विद कंटेंट को, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहा है। मैं इस क्वेश्चन को डेविएशन के माध्यम से सॉल्यूशन करने वाला हूं। एक क्वेश्चन है दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो पूरे कक्षा में ऐसे कितने कुल छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ठीक है। तो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो दे दिया हुआ है। हमें पूरे टोटल क्लास की एवरेज निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है बॉयज़ और ये है गर्ल्स, ठीक है। इनकी अनुपात दे दिया हुआ है 3:2 और बोल रहा है कि टोटल अनुत्तीर्ण मतलब जो कितने फेल हुए हैं, तो पास का दिया हुआ है। अगर 20% लड़के पास हुए हैं तो फेल कितने हुए मेरे भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फेल। तो फेल कितने हुए हैं, 80% लड़के फेल हुए हैं और 25% लड़कियां पास हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि 75% लड़कियां फेल हुई है ना। अब टोटल कक्षा का जो ओवरऑल फेलियर परसेंटेज आएगा मेरे भाई, ये 80% और 75% के बीच में ही आने वाली है। अब ऐसा नहीं कि इसका टोटल कक्षा का अनुत्तीर्ण परसेंटेज 92 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है 80 और 75 के बीच से बाहर, वो गलत है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे डेविएशन के माध्यम से निकालेंगे। तो ठीक है, आप इस 80% और 75% के बीच में कोई भी संख्या को ले लीजिए, या तो आप 80 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, 76 ले लीजिए, 77 ले लीजिए, 78 लीजिए, कोई दिक्कत वाली नहीं है। हम मान के चलते हैं कि ऐसा कि हम 80% ले लेते हैं कि माना कि टोटल कक्षा की अनुत्तीर्ण प्रतिशत 80% है। मैंने कितना माना, 80% माना। उसके बाद आपको प्लस दे देना है, ठीक है। अब देखिए मैंने जब 80 माना तो टोटल के टोटल लड़के 80% तो फैली है, मतलब यहाँ क्या हो गया 0। आप इस 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी टोटल रेशियो से, बॉयज़ की रेशियो से। तो 0 × 3 क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कोई नहीं रहा। अच्छा, मैंने जब 80% यहाँ पे माना तो यहाँ पे कितना परसेंट कम है, -5% कम, मतलब ये 5% कम है। कुल कितने का, तो 5 दूनी 10 लोगों का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -10% कर देंगे और इस -10 को डिवाइड कर देंगे टोटल रेशियो में। तो टोटल रेशियो कितना, 3 और 2 5 है। तो अब क्या जाएगा मेरा यहाँ पे 80% प्लस में क्या जाएगा, -2% बराबर 78% आ गया, है ना। तो 78% पूरे कक्षा का अनुत्तीर्ण परसेंटेज है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और मैंने इसके पिछले वाली जो क्लास हुआ था, मैंने वहाँ पे भी लगभग 2 क्वेश्चनों को लाया था। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इसकी लंबी कैलकुलेशन ना करें, आप इस डेविएशन के माध्यम से शॉर्ट कैलकुलेशन करें और आप आंसर तुरंत निकालें। बस आपकी वहाँ आप किस तरह से बना रहे हो ये मायने नहीं रखता, आप कितना जल्दी आंसर ला रहे हैं ये मायने रखता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है जहां हम लोग ऑप्शन के माध्यम से ही करेंगे और इसको ऐसे ही उड़ा देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बोल रहा है कि प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया। मतलब अगर 7 पुरुष को अगर आमंत्रित किया गया है तो महिलाओं को 6 आमंत्रित किया गया है। बोल रहा है कि यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है तो पार्टी में शामिल होने वाले मेहमानों की कुल संख्या कितनी है। देख लीजिए, मैं इस पेन से लिखता हूँ, मेन है और फीमेल है। मेल को 7 अनुपात में बुलाया गया है और फीमेल को 6 अनुपात में बुलाया गया है। मतलब पूछ रहा है कि टोटल पार्टी में कितने लोगों को बुलाया गया है, तो टोटल रेशियो में कितना हो रहा है, 13। मतलब जितने भी लोग बुलाए गए होंगे एक 13 का मल्टीपल फैक्टर होगा
और अगर आप ऑप्शन में नज़र मारिएगा तो ओनली आपको ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है 104, जो 13 का एक मल्टीपल फैक्टर है। बाकी आपको कोई लेना देना नहीं है बाकी ऑप्शनों से। तो आपको बस इस तरह से खेलना है मेरे भाई। अभी आप हो सकता है कि आप नए होंगे तो अभी आपको थोड़ी सी समझने में सोचने में लेट लगेगा, लेकिन आप जैसे जैसे इस तरह से आप करते जब चले जाइएगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चनों को कर लेंगे और आपको मज़ा भी आएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भी मतलब ये भिन्न है 2/3, 1/6, 1/5, 3/7 को अवरोही क्रम में लिखना। अवरोही क्रम के मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम में, जैसे 10, 9, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 हो गया, इस तरह से करके, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि कौन से भिन्न बड़ी है और कौन से भिन्न छोटी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी और छोटी भिन्न को निकालने के लिए इन दोनों नंबरों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहला दिया हुआ 2/3 और कितना दिया हुआ 1/6 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एकम 3। तो जो जिसके ऊपर में नंबर ज़्यादा बड़ा आएगा उस जो संख्या, जैसे इसके ऊपर आ गया 12 और यहाँ पे 3 आया तो इसके अपेक्षा में ये 12 बड़ा हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 2/3 है वो 1/6 के अपेक्षा बड़ा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, 2/3 हो गया। अब हम इस 2/3 को कंपेरिजन करेंगे, अगला नंबर 1/5 से कंपेरिजन करेंगे और इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 एकम 3। अब इन दोनों नंबरों की अपेक्षा में जो 10 बड़ा है और 2/3 के ऊपर आया हुआ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 2/3 1/5 की अपेक्षा में बड़ा है। अब यहाँ पे मैंने दो भिन्नों से कंपेरिजन कर लिया और इन दोनों भिन्नों में से 2/3 बड़ा है। अब हम इस 2/3 को कंपेरिजन करेंगे किससे, जो बच गया 3/7 से, और इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14 और 3 तिया 9। अब इसमें भी से दोस्तों 2/3 ही बड़ा निकला 3/7 के अपेक्षा में। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 2/3। और पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में मतलब इन सारे भिन्नों का क्रम क्या होगा। तो 2/3 सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद इससे छोटा होगा, उसके बाद इससे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा 2/3 है और ओनली ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है जो नंबर लिखा गया है 2/3। तो आपको सारे चेक करना जरूरत नहीं है, बस आप ओनली ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट कर दीजिए। आप इसे मुंह में ही कर लीजिएगा भाई कि 6 दूनी 12 3 एकम 3, फिर 2/3 ही बड़ा हो गया। फिर अब 2/3 को अब 1/5 से जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/10, 5 दूनी 10, फिर 3 एकम 3, फिर भी तो 2/3 ही बड़ा हो गया। अब हम फिर आप इसको कंपेरिजन करेंगे 2/3 से 3/7 से, ठीक है। 2/3 को 3/7 से, तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, 3 तिया 9। अब भी 2/3 बड़ा हो गया, मतलब सबसे बड़ा संख्या 2/3 है और ऐसा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको सारे चेक करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए हम लोग इसको अब इरेज करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 3 और भी कुछ संख्याएं दी गई है। बोल रहा है कि लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो अगर घात वाली संख्याओं का एलसीएम अगर निकालना तो आपके पास कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी नंबर दिया गया हो उसका मैक्सिमम घात लेंगे, जो भी नंबर दिया गया हो उसका मैक्सिमम घात लेंगे, और जो कॉमन ना भी हो उससे भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है 2 के घात में 4, तो देखेंगे कि 2 के घात 4 बोला में से मतलब ये 2 के घात में से किसका घात सबसे बड़ा है। तो 2 के घात 4 में से दोस्तों 2 के घात 4 ही सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो 2 के घात 4 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे। उसके बाद आपको दिख रहा है 3 के घात 4, तो 3 वाला में सबसे बड़ा घात किसका दिखाई दे रहा है, तो 3 के घात 6, तो 3 के घात 6 दे देंगे, ठीक है। तो 3 के घात 6 देंगे, बस आपको और ज़्यादा नहीं चेक करना। अब आप ऑप्शन में मिलाइए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 के घात 4 और 3 के घात 6 है, तो ओनली आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपको सारा चीज़ चेक करके नहीं देखना है, ऑप्शन नंबर डी आप ऐसे ही मार लीजिए, ठीक है। ये सही हो जाने वाली है, बस आपकी कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है। जब से ये कॉन्फिडेंट आ जाएगी मेरे भाई, तब से मैथ के क्वेश्चनों को आप तुरंत ही बना ले जाएंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आएगा। बोल रहा कि हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है। हिमांशु नाम का कोई व्यक्ति है जो एक लकड़हारा है अंकित, इससे 2 गुना सक्षम है। अगर अंकित का
क्षमता 1 है तो हिमांशु का कितना है 2। अगर ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर लेते हैं, है ना, 16 दिन में अगर कर लेते हैं तो अंकित उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। अच्छा, कर रहे कितने दिन में, 16 दिन में। तो सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल कार्य, निकाल लेंगे कि टोटल काम है कितना। तो टोटल काम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनकी कार्य क्षमताओं में से दिनों की संख्या को गुना कर देते हैं। तो इनकी कार्य क्षमता कितना हो गया, 2 और 1 3, और टोटल कितना दिन काम किया, 16 दिन, बराबर कितना हो गया 48। बोल रहे कि इसी अब 48 यूनिट काम को अंकित कितने दिनों में कर पाएगा, तो हम इसकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो अंकित की कार्य क्षमता कितनी है 1, तो हम इसको 1 से भाग दे देंगे, बराबर 48 दिन हो जाएगा। तो अंकित उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि इसकी पहले कार्य क्षमता को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, रेसिप्रोकल करके आप इसके दिनों की संख्या में कन्वर्ट करो, फिर दिनों की संख्या में कन्वर्ट करके x मान के आप 16 दिन ले लो, फिर आप x का मान निकालो, फिर उसके बाद अंकित कितने दिनों में काम करता है उस चीज़ को निकालो। आपको इतना ज़्यादा तामझाम नहीं करना है दोस्तों। शॉर्ट कुछ नहीं होता है, सब कुछ कॉन्सेप्ट होता है। हमारे दिमाग में जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट होगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन हमारे दिमागों में होगी और लिखूँगा कम और आंसर आएगा जल्दी। बोल रहे कि पाइप P पाइप Q से 2 गुना तेज काम करता है। एक है दोस्तों पाइप P जो पाइप Q से 2 गुना तेज काम करता है। अगर पाइप Q अगर 1 के क्षमता से काम कर रहा है तो पाइप P 2 के क्षमता से काम कर रहा है। फिर नेक्स्ट बोलता है कि और Q पाइप R पाइप से 2 गुना तेज से काम करता है। जो Q पाइप है वो R पाइप से 2 गुना तेज से काम करता है। 2:1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे P Q और R का संयुक्त क्षमता निकाल लेंगे। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ Q का क्षमता 1 है, यहाँ पे 2 है। Q को हमको तो सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगर 2 को अगर हमको 2 बनाना पड़ेगा, मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर हम सिर्फ Q में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको P में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, Q को सेम बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो P Q और R का संयुक्त कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और R का 1 हो जाएगा। क्या अब ऐसा नहीं हो रहा है, P का कार्य क्षमता Q से 2 गुनी, P का कार्य क्षमता Q से 2 गुनी, 2 दूनी 4, और Q का R से 2 गुना हो गया। अब इन तीनों का कितना निकल गया, एफिशिएंसी 4:2:1। बोल रहा है कि तीनों पाइप एक साथ किसी टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं, मतलब टोटल 8 घंटे में भरते हैं। तो टोटल निकालेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वाटर। तो टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकी कार्य क्षमता में से टोटल घंटों में गुना कर देंगे। तो इनकी कार्य क्षमता कितना है, 4 2 6 और 1 7। तो 7 इंटू हम लोग कितना कर देंगे 8। ठीक है, मतलब 7 कार्य क्षमता इंटू 8 घंटा। तो टोटल इतना आ गया, टोटल यूनिट ऑफ वाटर जितना जो पानी में जो टंकी में रह सकता है। बोल रहा है कि Q इसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टोटल पानी इतना है, इतना यूनिट, और Q की कार्य क्षमता कितना है 2 से भाग दे देंगे तो 2 चौके 8, 7 चौके 28। तो 28 यूनिट का समय लगेगा, या तो आप 28 घंटे का समय लगेगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके अब इरेज करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ट्रेन वाला क्वेश्चन। ठीक है, कुछ बीच में टेक्निकल इश्यूज आ गई थी। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया गया समय को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं सबसे पहले कि अगर ट्रेन किसी लंबे चौड़े चीज़ों को अगर पार कर रही है तो ट्रेन उस चीज़ की लंबाई के साथ साथ अपने खुद की लंबाई को भी पार करती है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ट्रेन एक वृक्ष को पार कर रही है, इसका मतलब मैं बोलूँगा कि ट्रेन अपने खुद की ही लंबाई को पार कर रही है, क्योंकि ये वृक्ष की कोई ज़्यादा लेंथ मतलब कुछ लेंथ नहीं होती है उसकी, है ना। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका जो चाल दे दिया हुआ कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हुआ चाल। इस 45 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि 450 मीटर को पार करेगा 36 सेकंड में।
बोले कि भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हो, भाई आपको ऐसा मानना पड़ेगा ये 36 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो गणितज्ञों द्वारा माना गया है, ठीक है। अगर मान के चलिए अगर देता है यहाँ पे ट्रेन की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा देता, तो आप ऐसा मान लेते कि 750 मीटर को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। अगर देता है यहाँ पे ट्रेन की चाल अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको मानना पड़ेगा मतलब यहाँ पे कि 500 मीटर को पार करने में 36 सेकंड का समय ले रहा है, ठीक है। तो 60 सेकंड में कितना दूरी का तय करेगा, तो 60 सेकंड में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 450 इंटू 60/36 कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 0 4 15 60 हो जाएगा, 15 पचे 75, मतलब 750 मीटर हो गया। मतलब 60 सेकंड में ट्रेन है ना ये 100 मीटर प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपने खुद की लंबाई को भी पार कर रही है। तो ट्रेन की लेंथ कितना आ गया, 650 मीटर आ गया। तो अब ट्रेन पार कर रही है किसी इलेक्ट्रिक पोल को, किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार कर रही है, मतलब ट्रेन अपने खुद की लंबाई को पार कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ट्रेन की जो लेंथ है ना कितना आ गया, 650 मीटर आ गया। अब जब ट्रेन 450 मीटर को पार करने में 36 सेकंड का समय ले रहा है, तो 650 मीटर को पार करने में कितना समय लेगा, इंटू 650 बट्टे में 450 करेंगे, है ना। ये चल जाएगा गुना में और ये वाला आ जाएगा भाग में। अब इसे काट लीजिए, 1 0 से 1 0, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 5 13 65 और 13 चौके 52, मतलब उसे 52 सेकंड का समय लगेगा, जो आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो 52 सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा दे देता है। अच्छा, वो फल खरीदने और बेचने के समय 7% का धोखा मतलब ये हुआ कि जब वो दुकानदार फल को खरीद रहा था तो वो 100% की जगह 107% फल को खरीद ले रहा है ना। और अगर वो जब दुकानदार बेच रहा है ना तो 7% का धोखा मतलब हुआ कि जब वो दुकानदार को बेचना था 100%, तब वो बेच रहा है 93%। मतलब यहाँ लगेगा 7 का सक्सेसिव, और 7 का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x + y, मतलब 7 + 7 इंटू x इंटू वाई बटे 100, मतलब 7 इंटू 7 बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 14 + 4 कितना हो जाएगा 0.49 इक्वल टू 14.49% का उसे प्रॉफिट होगा दुकानदार को, और 14.49% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों लाइन बार बार कट रही है, मुझे भी परेशानी हो रही है बार बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक की दर से 10,000 रुपये निवेश किए जाते हैं तो 18 माह के बाद इसकी पूरी परिपक्व राशि कितनी हो जाएगी। तो टोटल मूलधन कितना दिया हुआ है, 10,000, है ना, और 6 माही लग रहा है। तो इसे 12 बनाने के लिए, मतलब इसको 12 बनाने के लिए टोटल कितना साइकिल लगेगा, तो 6 माह का 2 साइकिल लगेगा। मतलब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 से 12 को बनाया जा सकता है। तो हम लोग जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग उस नंबर को क्या करते हैं, जो भी इंटरेस्ट दिया होता है, तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ मेरे भाई, 20% दिया हुआ है, हम उस इंटरेस्ट में 2 से भाग दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख ही देता हूँ, ये 6 माही लग रहा है, ठीक है। तो ये 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इस मैंने जो 2 से मल्टीप्लाई किया ना, अब मैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 से भाग दे दूंगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 20%, तो 20% को भाग दे दूंगा मगर 2 से, तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। और समय कितना दिया हुआ है, तो टी समय दिया हुआ है ना, तो समय दिया हुआ है यहाँ पे 18 मास, ठीक है। 18 मास को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 18 × 2 = 36 महीना, और 36 महीना का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 3 साल, है ना। तो 3 साल लिख सकते हैं, 3 साल हम लोग इसे लिख देंगे। तो 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 33.1%। मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो 33.1% इसकी क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल राशि पूछी है तो 100% तो इसकी क्या हो जाएगी, मूलधन प्लस 33.1% क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो टोटल राशि कितना हो जाएगा, 133.1%, ठीक है। अब हम लोग इसे क्या, ये 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10,000 दिया हुआ है। तो 133.1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटू 133.1 बट्टे में 100। अब इसे काट लीजिए, ये दशमलव से 1 0 कट जाएगा और 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बराबर 13,310 रुपया हो जाएगा, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है।
मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन समझ में आ गया होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ क्योंकि लाइन बार बार कट जा रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।